अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मंसूर अहमद कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा नया व्लॉग। तो जनाब, पीटीआई में तेज़ी से टूट फूट का अमल जारी है और पीटीआई के कुछ अहम रहनुमा इमरान खान साहब को खैराबाद कह गए हैं, जिनमें सर फहरिस्त डॉक्टर शीरी मज़ारी साहिबा हैं, जिन्हें 5वीं बार गिरफ़्तार किया गया था और उसके बाद उन्होंने एक अंडरटेकिंग दी और फिर उसके बाद उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ऐलान किया कि वो पीटीआई को और हर तरह की सियासत को छोड़ रही हैं और अब उनका जो अवलीन मकसद है वो अपनी बेटी को, अपनी फैमिली को, अपनी वालदा को टाइम देना है और उनकी खुद भी सेहत ख़राब रहती है, जिसकी वजह से वो सियासत जारी नहीं रख सकती और आइंदा वो पीटीआई या किसी भी पार्टी के साथ सियासत में हिस्सा नहीं लेंगी। उसके बाद फ़याज़ुल हसन चौहान साहब, जो पंजाब असम्बली के मेंबर भी रहे और मिनिस्टर भी रहे पीटीआई की गवर्नमेंट में, उन्होंने इमरान खान साहब के हवाले से बहुत ही ख़तरनाक बयानात दिए और उन्होंने इमरान खान साहब पर इल्ज़ामात लगाए। इल्ज़ामात जो उन्होंने लगाए हैं उनके हवाले से मैं पहले भी वीलॉग में बता चुका हूं कि इमरान खान साहब मुल्क में खाना जंगी चाहते थे और इमरान खान साहब के जो इंटरनेशनल एजेंसीज़ हैं उनके साथ उनके राब्ते थे और इसी वजह से पाकिस्तान में खाना जंगी की सूरत हाल इमरान खान साहब ने पैदा कर दी थी। फ़याज़ुल हसन चौहान साहब ने इमरान खान साहब पर इल्ज़ाम लगाया कि इमरान खान साहब ने 1 मई को, जो कि लेबर डे था, उस दिन अपने कारकुनान से कहा कि वो मुल्क के मुख्तलिफ़ कंटोनमेंट एरियाज़ में जाएं और वहाँ रिहर्सल करें। जो उन्होंने 9 मई के वाक़यात करवाए उसके हवाले से 1 मई को रिहर्सल करवाई गई इमरान खान साहब की जानिब से। फ़याज़ुल हसन चौहान साहब की जानिब से 1 मई को अपने कारकुनान को इमरान खान साहब की तरफ से रिहर्सल करवाने का मतलब ये था कि आर्मी की इमलाक को शदीद नुकसान पहुंचाया जाए और उनकी जो रिहाइश गाहें हैं, जो कोर कमांडर का हाउस है, उसको जलाया जाए। और फिर 9 मई का जो वाक़या हुआ उसमें लाहौर कोर कमांडर के घर को मुकम्मल तौर पर आग लगा दी गई और 9 मई के वाक़यात में आर्मी की तनसीबात और इमलाक को मुख्तलिफ शहरों में शदीद नुकसान पहुंचाया गया। मैंने आपको अपने पिछले वीलॉग में बताया था कि रियासत की जानिब से ज़ीरो टॉलरेंस का सिलसिला जारी रखा गया है और किसी को भी माफ़ नहीं किया जाएगा, चाहे वो किसी बड़ी शख्सियत की वाइफ हो या किसी की बेटी हो या किसी का बेटा हो या किसी का भाई हो या किसी की बहन हो। सबके लिए एक जैसा कानून रखा गया है और एक जैसी सबके साथ डीलिंग रखी गई है। जो जो 9 मई के वाक़यात में मुलविस हैं सबको कानून के मुताबिक गिरफ़्तार और सज़ा दी जाएगी। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल खदीजा शाह साहिबा हैं, जिनको आज अरेस्ट कर लिया गया है। खदीजा शाह साहिबा जो 9 मई के वाक़यात में लाहौर के कोर कमांडर के घर में हमलों में मुलविस थीं और जलाओ घिराव में मुलविस थीं, वो कुछ दिन छुपी रहीं, रोपोश रहीं और फिर उनको बिलाखिर गिरफ़्तार कर लिया गया है। हमारे मशहूर सहाफ़ी उमर चीमा साहब की खबर थी कि खदीजा शाह साहिबा की गिरफ़्तारी को रोकने के लिए उनके वालिद साहब और उनके ससुर साहब ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से भी रब्ता किया। इसके अलावा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के जो मुशीर हैं ओन चौधरी साहब, उन्होंने भी खदीजा शाह साहिबा की गिरफ़्तारी रुकवाने के लिए सिफारिश की, लेकिन उन्हें बताया गया कि रियासत इस हवाले से ज़ीरो टॉलरेंस रखती है और अगर खदीजा शाह साहिबा 9 मई के वाक़यात में जलाओ घिराव के जुर्म में मुलविस हैं तो उन्हें गिरफ़्तार किया जाएगा और उन्हें माफ़ नहीं किया जाएगा। खदीजा शाह साहिबा जो हैं उनकी तो बाकायदा वीडियो भी मौजूद है, एविडेंस मौजूद है कि वो खुद लाहौर कोर कमांडर के घर के बाहर मौजूद थी जब ये जलाओ घिराव हो रहा था। इस हवाले से तो उन्होंने खुद अपनी वीडियो जारी की है। अब एक नई बहस शुरू हो चुकी है कि अब जो पीटीआई के रहनुमा पीटीआई छोड़कर जा रहे हैं उनका मुस्तकबिल क्या है। अब ये भी कहा जा रहा है कि पंजाब में कोई नई किंग्स पार्टी वजूद में आने वाली है। बहुत सी चहमगोइयाँ इस हवाले से हो रही हैं। तो मेरा तजिया ये कहता है कि पंजाब में इस वक्त कोई भी किंग्स पार्टी वजूद में नहीं आने वाली, कोई इस्टेब्लिशमेंट की पार्टी वजूद में नहीं आने वाली। अब इस्टेब्लिशमेंट की जो थिंकिंग है वो मुझे ये नज़र आती है कि मुल्क जमहूरी तौर पर आगे बढ़े, मुल्क में स्टेबिलिटी आए और मुल्क सियासी तौर पर भी मुस्तहकम हो, कानूनी तौर पर मुस्तहकम हो, मुआशी तौर पर मुस्तहकम हो और इसी पर वर्किंग हो रही है। और इस मकसद के लिए मुल्क को फ़िलहाल एनार्की से निकालना है। जो इमरान खान साहब ने इस मुल्क में तबाही और बर्बादी की है, उस हवाले से ये ऑपरेशन क्लीन अप हो रहा है और मुल्क में स्टेबिलिटी तभी आएगी जब इमरान खान साहब और उनके जो बुलवैये थे उनके खिलाफ कानून हरकत में आएगा। इस्टेब्लिशमेंट ये चाहती है कि मुल्क से खाना जंगी का ख़ात्मा हो। जो इमरान खान साहब ने पिछले कुछ अरसे में खाना जंगी किसी सूरत हाल पैदा कर दी थी और किसी को कुछ समझ नहीं आ रही थी कि मुल्क किस तरफ जा रहा है। इमरान खान साहब की पूरी कोशिश थी कि मुल्क खाना जंगी की तरफ जाए। अब उस मामले को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है और इमरान खान साहब की जो सल्तनत थी, सल्तनत इमरानिया, उसका ज़वाल शुरू हो चुका है और इमरान खान साहब को बाखूबी ये अंदाज़ा है कि अब उनकी जो सल्तनत है वो ज़मीन बोस होती जा रही है। और इसी वजह से अब इमरान खान साहब की जमात के ख़िलाफ़
ऑपरेशन क्लीन अप हो रहा है। और ये कोई इनकलाब नहीं था और ना ही कोई इनकलाब आया है जो इमरान खान साहब की सोशल मीडिया टीम या इमरान खान साहब ने हवा में खड़ा किया हुआ था कि इनकलाब आ रहा है, इनकलाब ऐसे हो जाएगा, इनकलाब मुल्क के साथ ऐसे कर देगा, इनकलाब फौज के खिलाफ लड़ पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं था, इनकलाब था ही नहीं। तहकीकात के मुताबिक इमरान खान साहब ने बुलवाइयों की एक फ़ोर्स तैयार की हुई थी, मिलिटेंट फोर्स तैयार की हुई थी, जो मुख्तलिफ शहरों में 40-40, 50-50 लोगों पर मुश्तमिल थी। और उसी को इनकलाब का नाम दिया गया था कि जब इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया गया या कोई भी सूरत हाल पैदा होती थी, जब कानून इमरान खान साहब के खिलाफ हरकत में आता था, तो यही बुलवैये इकट्ठे हो जाते थे 40-40, और फिर यही बुलवैये मुख्तलिफ शहरों में तोड़फोड़ करते थे और जलाओ घिराव करते थे। लेकिन इस दफ़ा प्लान मुख्तलिफ था। इमरान खान साहब ने अपनी गिरफ्तारी से पहले ही रिहर्सल इन लोगों को करवाई हुई थी कि आपने आर्मी के इमलाक और तनसीबात को निशाना बनाना है। और जैसे इमरान खान साहब गिरफ्तार हुए तो इन्होंने फ़ौज की इमलाक और तनसीबात पर हमला कर दिया और उनको जलाया। तो कोई किंग्स पार्टी नहीं बनने जा रही। माजी में जो किंग्स पार्टियों का तजर्बा रहा है वो बहुत ही बुरा रहा है, तो इस वजह से अब ये किंग्स पार्टियां नहीं बनेंगी। मेरा ये ख्याल है कि पीटीआई के जो बहुत से लोग पार्टी को छोड़ेंगे, उनमें से बेशतर जो हैं वो पार्टी को क्या सियासत को खैराबाद कह देंगे, और वो खैराबाद कह रहे हैं। और इसके अलावा जो सियासत करना चाहते हैं और जिनका कुछ असर रसूख है और जो इलेक्शन जीत भी सकते हैं, वो जहांगीर तरीन साहब के साथ शामिल हो जाएंगे और जहांगीर तरीन साहब पीटीआई को टेक ओवर कर लेंगे। मेरा तो ख्याल ये है कि पीटीआई का नाम भी तब्दील कर दिया जाएगा और इसका कोई और नाम रखा जाएगा। अभी तो खैर कह रहे हैं ना कि पीटीआई पे पाबंदी नहीं लगेगी, लेकिन मुझे लगता है कि पीटीआई का नाम भी तब्दील कर देंगे, क्योंकि इमरान खान साहब तो बिल्कुल माइनस हो जाएंगे और वो हालात नज़र आ रहे हैं। इमरान खान साहब का कड़ा एहतसाब होने वाला है। मैंने पहले भी बताया था, मैंने तो ये भी कहा था कि इमरान खान साहब की पार्टी टूट जाएगी, और अब वो पार्टी टूट रही है और लोग आहिस्ता आहिस्ता इमरान खान साहब को खैराबाद कह रहे हैं। अब बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो ज़बरदस्ती सियासत करना चाहते हैं, फवाद चौधरी साहब जैसे अपॉर्चुनिस्ट होते हैं वो। और भी बहुत से लोग हैं जिनके अब मैं क्या नाम लूँ, तो वो भी हो सकता है कि जहांगीर तरीन साहब की मिन्नत तरले करके उनके साथ शामिल हो जाएं। लेकिन अगर रियासत ये चाहती है कि ये लोग आइंदा सियासत में ना आए, तो हो सकता है वो जहांगीर तरीन साहब के साथ वक्ती तौर पर शामिल तो हो जाएं, लेकिन वो जब नया इलेक्शन होगा, जो जनरल इलेक्शन होगा, उसमें वो इलेक्शन हार सकते हैं और वो सियासत से बाहर भी हो सकते हैं। ये भी एक रियासत का तरीका होता है, सियासत का एक तरीका होता है कि किस तरह इन लोगों को सियासत से बाहर करना है। आइंदा पाकिस्तान का सियासी मुस्तकबिल इस तरह से हो सकता है कि मुल्क को सियासी इस्तेहकाम दिया जाएगा, मुल्क में स्टेबिलिटी लाई जाएगी और वही पार्टीज़ सियासत कर सकेंगी जो पॉलिटिकली मैच्योर हों। इमरान खान साहब जैसे या उनके साथियों जैसे जो लोग थे वो सियासत में नहीं आ सकेंगे। ये बिल्कुल तय हो चुकी है बात, ये बिल्कुल रिजीम चेंज हो रहा है। और अब आगे जो मुस्तकबिल मुझे दिखाई दे रहा है वो मुस्लिम लीग नून का है, मियां नवाज शरीफ साहब की सरबराही में, जरदारी साहब का है, मौलाना साहब का है, जहांगीर तरीन साहब का है। इसके अलावा जो चौधरी सरवर साहब हैं उनका भी कहा जा रहा है कि कोई धड़ा होगा। मुझे लगता है कि वो पॉलिटिकली जो उनकी रूट्स हैं ना वो मुल्क में इतनी मजबूत नहीं है, इसलिए वो किसी के साथ जा सकते हैं, वो अलग पार्टी नहीं बनाएंगे अपनी। तो ये सब पार्टीज़ मिल के सियासत करेंगी, चाहे वो बलोचिस्तान की पार्टीज़ हों, ANP हो, जितनी भी इस टाइम PDM में शामिल जमातें हैं, वो तमाम जमातें जो हैं वो आगे सियासत में अपना किरदार अदा करेंगी। और सूरत हाल ये दिखाई देती है कि आइंदा जो इलेक्शन होगा उसमें भी यही PDM जमातें बरसर इक़्तिदार आएंगी, और जो अपोजिशन भी होगी वो भी फ्रेंडली अपोजिशन होगी। इस तरह की नहीं होगी जिस तरह से इमरान खान साहब ने अपोजिशन की है। ऐसी अपोजिशन पाकिस्तान के लिए मुतहम्मिल नहीं हो सकती। अब बहुत से लोग ये बात कर रहे हैं कि आइंदा इलेक्शन में जो वज़ीर आज़म होगा वो पीपल्स पार्टी से होगा, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि PDM की गवर्नमेंट बनेगी, इसी तरह ही गवर्नमेंट बनेगी जिस तरह से ये है, और कोई किंग्स पार्टी नहीं होगी जैसा कि मैंने आपको बताया है। और इसके साथ साथ जो वज़ीर आज़म होगा ना वो मुझे लगता है कि वो PMLN का होगा। आप लोग मुझसे इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि मुल्क का जो वज़ीर आज़म होगा ना आइंदा इलेक्शन के नतीजे में वो PMLN से होगा। और मुझे लगता है कि वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ हो सकते हैं, क्योंकि अभी की जो सूरत हाल है या जो आइंदा सूरत हाल होगी, अल्लाह ताला खैर करे इंशाल्लाह, तो उसके लिए कोई पॉलिटिकली मैच्योर बंदा होना चाहिए जो इस मुल्क को संभाले। तो बिलावल साहब का भी लोग कहते हैं पीपल्स पार्टी की तरफ से, बिलावल साहब की जो करंट परफॉर्मेंस है
وہ بہترین ہے. میں پہلے بھی ان سے انسپائرڈ تھا اور میں اب بھی ان سے بہت انسپائرڈ ہوں. انہوں نے کم وقت میں اتنی عمر میں بہت کامیابی حاصل کی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک بہترین لیڈر ملک کے لیے ثابت ہو سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے، صحت دے. تو میرا خیال ہے وہ پولیٹیکلی بہت میچیور ہو گئے ہیں اور ابھی ان کے لیے سیکھنے کے لیے بہت وقت ہے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ پرائم منسٹرشپ ان کے لیے ٹو ارلی ہے. میرا خیال ہے ابھی ان کو وزیر اعظم نہیں بنائیں گے. ابھی جو بنے گا نا وہ پولیٹیکلی بہت زیادہ میچیور ہوگا، جسے وڈا پاوا کہہ سکتے ہیں نا سیاست کا، وہ بن سکتا ہے اور وہ وزیر اعظم نواز شریف صاحب ہو سکتے ہیں، زرداری صاحب ہو سکتے ہیں. لیکن میرا خیال ہے پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے آپس میں فیصلہ کر لیا ہوگا کہ انہوں نے کس کو بنانا ہے. اگر نون لیگ کا وزیر اعظم بنتا ہے تو پھر پیپلز پارٹی کا پریزیڈنٹ بنے گا. ہو سکتا ہے وہ زرداری صاحب پریزیڈنٹ بن جائیں. ابھی عارف الوی صاحب نے اگست میں چلے جانا ہے، ہو سکتا ہے وہ پہلے ہی چلے جائیں. تو وہ تو عام انتخابات سے پہلے ہی پتہ چل جائے گا کہ آئندہ ملک کا صدر پیپلز پارٹی سے ہے یا نون لیگ سے ہے. جبکہ مولانا صاحب کا مجھے یہ لگتا ہے کہ ان کو کے پی کے دیا جائے گا، وہاں پہ ان کو چیف منسٹری دی جائے گی اور بھی انہیں بہت ساری چیزیں مل سکتی ہیں. ابھی بھی ان کو بہت کچھ ملا ہوا ہے. تو میرا خیال ہے کہ مولانا صاحب پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی مل کے پی کے میں اپنی گورنمنٹ بنا سکتے ہیں اور چیف منسٹر جو ہوگا وہ مولانا صاحب کا ہو سکتا ہے. ایک بات میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ ماضی میں آصف علی زرداری صاحب پر خام خواہ کے الزامات لگائے جاتے تھے کہ یہ ملک دشمن ہیں، یہ کرپٹ ہیں، یہ ایسے ہیں، یہ ویسے ہیں اور بہت انہوں نے کرپشن کی ہے، 10% ہیں یہ. لیکن اب جب میں عمران خان صاحب کی سیاست کو دیکھتا ہوں تو مجھے آصف علی زرداری صاحب پر رشک ہونے لگتا ہے کہ جس طرح انہوں نے بے نظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت کے موقع پر پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا. اس وقت پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا جب پورے ملک میں ہنگامے پھوٹ پڑے تھے، مختلف شہروں میں جلاؤ گھراؤ کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا. اور پھر انہوں نے جب پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا تب ان کے کارکنان اور جو سپورٹرز تھے، جو ان کے لوگ تھے، وہ خاموش ہوئے. لیکن عمران خان صاحب تو اپنی گرفتاری کے اوپر ہی لوگوں کو اکساتے رہے اور ریہرسلز کرواتے رہے کہ آپ نے کس طرح سے آرمی کی تنصیبات اور املاک کو نشانہ بنانا ہے. آئے لوگ مذاق بنا رہے ہیں اور وہ ان کا مذاق بنانا جائز ہے کہ جس طرح پی ٹی آئی کے جو رہنما ہیں اور وہ صرف 2 دن 3 دن جیل میں رہے ہیں اور اس کے بعد وہ پارٹی کو خیر آباد کہہ رہے ہیں. تو نظریاتی لوگ جو ہوتے ہیں وہ اس طرح تو نہیں ہوتے. اب نون لیگ کے جو رہنما تھے یا پیپلز پارٹی کے تھے وہ واقعی نظریاتی تھے اور ان دونوں جماعتوں کے نہ ٹوٹنے کی بڑی وجہ یہ تھی کہ پیپلز پارٹی کو اگر آپ لے لیں تو ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو جب پھانسی دی گئی تو بے نظیر بھٹو صاحبہ ایک خاتون ہونے کے ناطے اور اتنے مظالم برداشت کرنے کے باوجود بھی انہوں نے اپنے لوگوں کو سامنے سے لیڈ کیا، فرنٹ سے لیڈ کیا. وہ گھر جا کے بیٹھ نہیں گئی تھیں، انہوں نے ماریں کھائیں، انہوں نے جیلیں کاٹی، بہت جیل کاٹی، انہوں نے بھی بہت ظلم برداشت کیا انہوں نے. اسی طرح میاں نواز شریف صاحب اور ان کی صاحبزادی کو لے لیں تو انہوں نے بھی فرنٹ سے لیڈ کیا اپنی پارٹی کو، اسی وجہ سے ان کی پارٹی نہیں ٹوٹی. ان کے لوگ جو ہیں جو رہنما ہیں مسلم لیگ نون کے، وہ 2 سال جیلوں میں رہے ہیں، ان کی ضمانتیں نہیں ہوتی تھیں. یہ عمران خان صاحب کے لوگ تو 2 دن جیل میں رہے ہیں، ان کی ضمانتیں ہو جاتی ہیں اور اس کے باوجود بھی یہ روتے ہوئے باہر نکل رہے ہیں. تو یہ اصل وجہ ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کیوں نہیں ٹوٹی، کیونکہ ان کے جو اہم لیڈرز تھے انہوں نے فرنٹ سے لیڈ کیا تھا. اور عمران خان صاحب گھر جا کے بیٹھ جاتے ہیں اور اے سی میں بیٹھ کر بس وہ بشرا بی بی کرتے ہیں اور ان کے جو کارکنان ہیں، جو ان کے رہنما ہیں، وہ جیلوں میں دھکے کھا رہے ہوتے ہیں. اور عمران خان صاحب کے جو اکثر رہنما ہیں وہ اسی بات کی شکایت کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو بشرا بی کے علاوہ اور کوئی نظر ہی نہیں آتا. اب ایک ہی سوال ہے کہ آگے کیا ہونے جا رہا ہے. آگے یہی ہونے جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کے خلاف کیسز چلیں گے. عمران خان صاحب کے خلاف آرمی ایکٹ کے تحت بھی کیسز ہوں گے اور بالکل ہوں گے، یہ بالکل طے ہو چکا ہے. اور عمران خان صاحب کے خلاف سویلین عدالتوں میں بھی کیسز ہوں گے اور وہ دیکھتے ہیں کہ وہ کب ہوں گے. اس کے لیے ابھی ہمیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی سربراہی میں جو انکوائری کمیشن تشکیل دیا گیا ہے اس کے فیصلے کا انتظار کرنا ہے اور حکومت بھی اسی کے فیصلے کا انتظار کر رہی ہے، اس کی سجیشنز کا انتظار کر رہی ہے کہ کیا سجیشنز آتی ہیں اور کس طرح سے ان کو سزائیں دینے کا کہا جاتا ہے. جو کمیشن کے ذریعے سزاؤں کا کہا جائے گا سجیشنز کی صورت میں ہوگا. اب دیکھتے ہیں کہ حکومت کس طرح سے اس پہ امپلیمنٹ کروا پاتی ہے. اصل میں یہ جو انکوائری کمیشن ہے نا، یہ چیف جسٹس عمر عطا بندیاز صاحب کے خلاف ہی قائم کیا گیا ہے اور اس کا مقصد چیف جسٹس عمر عطا بندیاز صاحب کو ہی غیر قانونی فیصلوں سے روکنا ہے. میرا خیال ہے کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیاز صاحب اس کمیشن کے اوپر بھی سٹے کرنے کی کوشش کریں گے، جس کے لیے پی ٹی آئی نے پہلے ہی اس کمیشن کے خلاف
सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त जमा करवा दी है। चाहे चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब इस कमीशन के ऊपर स्टे कर भी दें तो भी इसको कोई मानेगा नहीं। और ये जो कमीशन है, इंक्वायरी कमीशन है जस्टिस काजी फायज ईसा साहब की सरबराही में, ये कायम व दायम रहेगा और ये गाड़ी की तरह तेज़ी से चलता जाएगा और 1 महीने में ये अपनी रिपोर्ट पेश कर देगा। लेकिन फ़िलहाल मुझे लगता है कि इमरान खान साहब को अभी गिरफ़्तार नहीं किया जाएगा, हालात को नॉर्मलाइज़ किया जाएगा। जो मुल्क में पॉलिटिकल सूरत हाल है उसको नॉर्मलाइज़ करने की कोशिश की जाएगी, मुल्क को ठंडा किया जाएगा और जो सियासी पार्टीज़ हैं उनको नॉर्मलाइज़ किया जाएगा, जो सियासी फ़िज़ा है उसको नॉर्मलाइज़ किया जाएगा। तभी पाकिस्तान में सियासी सूरत हाल नॉर्मलाइज़ होगी ना, जब पीटीआई के बुलवाइए हैं, जो सहूलतकार हैं, जो 9 मई के वाक़यात में मुलविस हैं, उनको कानून के कटहरे में लाया जाएगा और उनके खिलाफ केसेस किए जाएंगे। क्योंकि पीटीआई एक वाहिद जमात थी ना जो मुल्क में तबाही बर्बादी फैला रही थी, जो मुल्क का अमन व अमान बर्बाद कर रही थी, तो उसी को ही रोका जा रहा है। बाकी पार्टीज तो पॉलिटिकली मैच्योर हैं, वो तो अपना काम कर रही थी, वो तो काम करना भी चाहती थी, लेकिन उन्हें कोई करना ही नहीं दे रहा था क्योंकि इमरान खान साहब हर जगह दंदना रहे थे। मेरा ख्याल ये है कि इमरान खान साहब को गिरफ्तार ज़रूर किया जाएगा, लेकिन फ़िलहाल नहीं। अभी इनका ट्रायल होगा, इनके ऊपर केसेस होंगे और फिर उसके बाद मुझे लगता है कि इमरान खान साहब को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो फ़िलहाल मुझे लगता है कि इमरान खान साहब को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। गिरफ्तार हो या ना हो, अभी भी तो इमरान खान साहब ज़मान पाक में ढके ही हुए हैं ना, मुकम्मल उनकी मॉनिटरिंग हो रही है, किससे वो बात करते हैं, किससे वो मिलते हैं, तो वो भी तो एक तरह की कैद ही है ना। तो अभी देखते हैं आइंदा आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। जो भी हो वो मुल्क के लिए अच्छा हो और मैं पूरी उम्मीद हूँ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को ज़रूर तरक्की की राह पे गामज़न करेगा इंशाअल्लाह। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह ताला हम सब पर अपना रहम व करम फरमाए। मंसूर अहमद कुरैशी को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।